हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 और एईडीओ के लिए हमारे जो जीके जीएस के क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है, तो आप लोग इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिएगा। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं बताऊंगा, एक ऐसा भी, ठीक है, जिसका आंसर मुझे चाहिए कि देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर ऐड कर पाते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत कम लोग उसका आंसर कर पाएंगे और ये एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर वो क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन करके सॉल्व करके आप लाखों बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा आप लोग फ्रेंड्स। जल्दी से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड, जल्दी जल्दी से। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि हम इसी तरीके के और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए लाते रहे। ठीक है, जितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का लिखा यहाँ पर में दिया हुआ है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? जल्दी से बताना है आप लोगों ने। 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब लागू हुआ था? पहली चीज तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस चीज से रिलेटेड है ये 74वां संविधान संशोधन, किस चीज से रिलेटेड है। तो ये पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो कानून थे, 73rd नंबर का पंचायती राज और 74th नंबर का जो है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय जो है उससे रिलेटेड था। तो शहरी जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने। शहरी जो निकाय है, ठीक है, शहरी, ठीक है, नगर निकाय, नगर निकाय जो होता है, जो नगर पालिका वगैरह जो होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, उसको संवैधानिक जो है ये दर्जा देता है। पहली बात तो ये हो गई। ये कब पास हुआ था? 1992 में पास हुआ था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर बात आ जाए आप लोगों की कि इसको लागू कब किया गया था, ठीक है, ये पास हुआ था संसद में 1992 के अंदर में, लेकिन इसको लागू किया गया था फ्रेंड्स 1 जून को। ठीक है, 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया था, 1 जून, ठीक है, 1993 में ये लागू हुआ था जाके। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे याद रखना था आप लोगों ने। अभी इसी का मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप लोगों को बताऊं कि 73वां नंबर का संविधान संशोधन जो है, ठीक है, ये पंचायतों से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी 1992 में पास हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था, ठीक है, लागू हुआ था 24 अप्रैल को। इसी वजह से आप लोग जो है पंचायती राज दिवस मनाते हो, है ना। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। जो 74th नंबर का जो संविधान संशोधन था, ये भी 1992 में पास हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1 जून को हुआ था ये। ठीक है, 1 जून 1993 को। ये फर्क था इसके अंदर में। ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 याद हो जाता है बच्चों को, लेकिन ये वाला याद नहीं करते बच्चे अक्सर। ठीक है, ये जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके जरिए आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि संविधान में पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया था, पार्ट नंबर 9। और 74वें संविधान संशोधन के जरिए कौन सा वाला पार्ट जोड़ा गया था, एक बार लिख सकते हो कि आप लोग जल्दी से कमेंट में? ठीक है, 1000 लाइक्स के बहुत पास पहुंच गए हम लोग। जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 9A जोड़ा गया था, इसमें से 9A, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसमें शेड्यूल नंबर कौन सा जोड़ा गया था? शेड्यूल या अनुसूची जो थी, ठीक है, शेड्यूल या अनुसूची जो है फ्रेंड्स वो जोड़ी गई थी 11वें नंबर की, और इसमें जोड़ी गई है 12वें नंबर की अनुसूची। ठीक है, 12वें नंबर की अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के जरिए। एक और चीज आप लोगों को बता देता हूं, 11वें नंबर की अनुसूची के अंदर में जो पंचायती राज है उसके 29 काम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन की 11वीं अनुसूची में कितने विषय वस्तु, कितने काम पंचायतों के बताए गए हैं, लिस्ट दी गई है पूरी की पूरी। वैसे ही 12वीं अनुसूची के अंदर में 18 काम है जो नगर निकाय करेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के। इससे भी हम लोग डिटेल में जा सकते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का, लेकिन अभी फिलहाल के अंदर में आप लोग इतना रखिए, हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू और ज्यादा हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूं, ठीक है, तो सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? आप बताइए, आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपको खरीद ले, ठीक है, और फिर खरीद कर जो है आपको मजदूरी पे लगा दे, या जैसे पुराने जमाने में होता था, फिर एक इंसान बेचता था, फिर दूसरा खरीदता था, फिर तीसरा खरीदता था। ठीक है, तो इंसानों की जो खरीद फरोख्त है, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसको रोक, उसके ऊपर में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ठीक है, और जबरन जो श्रम होता है, ठीक है, जबरदस्ती जो श्रम करवाया जाता है, उसके ऊपर में भी रोक लगा दी गई है। तो बताइए आर्टिकल कौन सा है?
तो हमारे भारत के संविधान के अंदर में एक आर्टिकल्स का ग्रुप है जिसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बोला जाता है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लॉइटेशन। इसके अंदर में 2 आर्टिकल्स आते हैं। ये आपका हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 जो है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, मानव तस्करी के ऊपर में और जबरन श्रम जो होता है उसके ऊपर में रोक लगाता है, आर्टिकल नंबर 23। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं ये वाला, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 24 जो है ये जो चाइल्ड लेबर है उसके ऊपर में रोक लगाता है, चाइल्ड लेबर के ऊपर में। आपको पता है ना कि छोटे बच्चे जो है 14 साल से छोटे बच्चे, उन लोगों को हानिकारक जगहों के ऊपर में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर में रोक लगाने वाला जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। ये आपने याद रखना है, चाइल्ड लेबर वाला। और मानव तस्करी को और जबरन श्रम पर रोक लगाने वाला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 की बात अगर मैं आपसे करूं तो आर्टिकल नंबर 25 जो है फ्रेंड्स ये धार्मिक स्वतंत्रता देता है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 13 जो है वो बात करता है कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में बनता है या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है। मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्निरीक्षण जिसको बोला जाता है, वो आर्टिकल नंबर 13 में दिया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे, ठीक है, कि कोई भी कानून, ऐसे कई सारे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया जुडिशियल रिव्यू के जरिए कि कोई फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा है आर्टिकल, ठीक है, तो उसको रद्द कर दे। आर्टिकल नंबर 13 जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, किस क्रांतिकारी ने द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब नामक जो है प्रसिद्ध लेख लिखा था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब, द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। और उसके अगेंस्ट में जो है द कल्ट ऑफ द बॉम्ब करके एक लेख लिखा गया था, ठीक है। वो किसने लिखा था वो भी बता दिएंगे आप लोग, ठीक है। द कल्ट ऑफ बॉम्ब, कल्ट का मतलब होता है एक संप्रदाय टाइप का, बॉम्ब का संप्रदाय, ऐसा उसके अगेंस्ट में लिखा था, इस लेख के अगेंस्ट में, ठीक है। तो भगवती चरण वोहरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। भगवती चरण वोहरा जो थे उन्होंने लिखा था द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब, ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। और इसके अगेंस्ट में, ठीक है, इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने लिखा था द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, ठीक है, द कल्ट ऑफ द बॉम्ब। मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पर में, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट करके टीम ने पूरा का पूरा कर दिया है इसमें, द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। गांधी जी ने लिखा था इसके अगेंस्ट में कि भाई बॉम्ब कोई चीज का जो है एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, जबकि भगवती चरण वोहरा का बोलना था कि भाई यही करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, भगवती चरण वोहरा, ठीक है, जिन्होंने द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब लिखी थी, उन्होंने इनके ऊपर में एक आरोप भी लगता है कि एक समय में वायसराय जब यात्रा कर रहे थे तो रेलवे ट्रैक के ऊपर में बॉम्ब बिछाकर उनकी जान लेने की कोशिश की थी, ठीक है। लॉर्ड इरविन के ऊपर में अटैक के साथ में ये जुड़े हुए थे, लॉर्ड इरविन के ऊपर में अटैक करने से रिलेटेड थे ये भगवती चरण वोहरा, ठीक है, क्योंकि वायसराय थे लॉर्ड इरविन उस समय काल के अंदर में। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण वोहरा और द कल्ट ऑफ बॉम्ब महात्मा गांधी, दोनों लिख दीजिए कमेंट में, आप लोग सभी लोग लिख लेंगे ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के जो है स्क्रीन के ऊपर में अब ये रहा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज रात में, ठीक है, आज रात 7 बजे आज शाम में, ठीक है, आपको पता है आभा शुक्ला मैम जो है आप लोगों को पेट में कई सारे बैचेस के अंदर में मैथ्स के भी काफी सारे सेशंस लेते हैं वो, और आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के काफी सारे क्वेश्चन वो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कितने लोगों ने देखा है? उन्होंने एक वीडियो बनाया था उपराष्ट्रपति के ऊपर में, उसके बाद में उन्होंने एक वीडियो बनाया है सैन्य अभ्यास के ऊपर में, अभी आज डीपीएसपी के ऊपर में भी एक वीडियो बनाया है। तो इन तीनों वीडियो को, ठीक है, उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के लास्ट में भी, और आपको टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, ठीक है, पिन कमेंट में भी मिल जाएंगी। तो वो वीडियोस, तीनों वीडियोस या चारों वीडियोस जो है वो आपको पूरे देखने हैं। उन्हीं के ऊपर में आधारित आज आप लोगों का एक 7 बजे मेगा टेस्ट होने वाला है फ्री, जो आप लोगों का फ्री कोर्स है ना, आप फ्री कंटेंट में जाते हो तो वहीं पर आप लोगों को मिल जाएंगी क्लास, ठीक है। तो जो केबीसी वाला है आपका, उसी के अंदर में आप समझ लीजिए केबीसी उस वाले कोर्स के अंदर में ही हम लोग इस क्लास को डाल देंगे, ठीक है।
बेस्ट क्लास है मैम की, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको पसंद आ रही है मैम की क्लासेस। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिएगा, आज शाम में मैम रिवीजन क्लास लेने वाले आपकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताइए जल्दी से। हाल ही में खबरों में रहा माउंट मणिपुर, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य या कहां पर में स्थित है? बताइए जल्दी से। हाल ही में खबरों में रहा माउंट मणिपुर, ठीक है, कहां पर में स्थित है? आंसर करते जाएंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। मुझे पता है कि अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये तो कुछ लोगों के दिमाग के अंदर में ये चल रहा होगा कि यार आंसर लगाऊ ए या नहीं लगाऊ, सर ने दिया है क्वेश्चन, इसमें कुछ तो लफड़ा जलेबी फाफड़ा हो सकता है ना, इसीलिए लोग अकड़ बकड़ बम्बे वो कुछ भी लगा दे रहे हैं। ए लगाऊ या नहीं लगाऊ? ठीक है, तो यहां पर में 68% लोगों ने ए आंसर लगाया है, ठीक है, उसके बाद में 18% लोगों ने बी आंसर लगाया है, ओके, 7% लोगों ने सी आंसर लगाया है और 8% लोगों ने डी आंसर लगाया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का कंपटीशन केवल 8% लोगों ने जीता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंदर में। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माउंट मणिपुर। इसको पहले माउंट हैड बोला जाता था, उसका नाम चेंज हुआ है, माउंट मणिपुर किया गया। ठीक है, तो माउंट मणिपुर कहां पर में लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, मणिपुर मणिपुर का एंग्लो मणिपुर जो वॉर हुआ था उसमें जो उसके शासक थे, ठीक है, वो जब युद्ध के बाद में अपने कई साथियों के साथ में यहाँ पर में चले गए थे इस जगह के ऊपर में, ठीक है, यहाँ पर में वो निर्वासित जीवन जी रहे थे, इसी वजह से उसको माउंट मणिपुर नाम दे दिया गया है। तो माउंट मणिपुर कहां पर में है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में मैं एक इसके ऊपर में मैं पूरा का पूरा एक शॉर्ट भी मैंने कल बनाया है। ठीक है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार और इन सारी चीजों के ऊपर में, तो इसको जरूर देखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए नाउ आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या अब याद रहेगा आप सभी को? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे सभी लोग। ठीक है, और लिख दीजिए माउंट मणिपुर कहां पर में है। ठीक है, लिख देंगे, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से लिख देगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये अंडमान वाला हिस्सा है, ऊपर वाला अंडमान का हिस्सा। तो अंडमान के अंदर में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है, इसका मैंने पूरा शॉर्ट रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अंडमान में साउथ अंडमान द्वीप जो है, जिसके ऊपर में ही राजधानी श्री विजयपुरम, जिसको पोर्ट ब्लेयर आप बोलते थे पहले, वो साउथ अंडमान के ऊपर में ही लोकेटेड है, इधर में पोर्ट ब्लेयर, जिसको अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो माउंट मणिपुर इस साउथ अंडमान आइलैंड के ऊपर में लोकेटेड है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर में क्या आप लोगों को कहीं पे डंकन पासेज दिख रहा है क्या इस इमेज के अंदर में? जल्दी से बताओ, बोला कमेंट करके कि कौन से दो द्वीपों के बीच में से बहता है डंकन पासेज, वो भी मैंने उस वीडियो में रिकॉर्ड किया है। ठीक है, आप लोगों को वो भी मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो डंकन पासेज कौन से दो द्वीपों के बीच में से बहता है? और जल्दी से बता देंगे अंडमान निकोबार क्या राजधानी क्या है। जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे, जितना ज्यादा आप लोग लाइक करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती जाएंगी, उतना ज्यादा आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आएंगी। ठीक है, जो आप लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, तो डंकन पासेज लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में से बहता है डंकन पासेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इमेज आपको दिखाना चाहता था फ्रेंड्स मैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर में गौर से देख पा रहे होंगे तो ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, ये देखिए आप, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये हमारा लक्षद्वीप इधर में है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर में है। ये हमारा भारत का मेनलैंड हिस्सा। ठीक है, पूरा का पूरा। अब देखेंगे पूरा का पूरा भारत, ठीक है, ये इक्वेटर के ऊपर में है। तो क्या कोई भी ऐसी जगह है हमारे भारत की जो दक्षिणी गोलार्ध में आती है, या पूरा का पूरा भारत 100% इंडिया, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर में आता है? जल्दी बताइए आप लोग।
DSSS TGT का भी प्रैक्टिस सेट करवाइए सर प्लीज। बिल्कुल आप काफी सारे बच्चों की मांग आ रही है कि सर DSSS का भी पेपर हमें देना है, उसके भी वाइटिंग पे सेशन और प्रैक्टिस करवा दीजिए। उसके आप लोगों को पेड के अंदर में हमने काफी सारी चीजें डाल दी है, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा उसके भी आप लोगों को। ठीक है, तो पूरा का पूरा इंडिया जो है फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों ने इक्वेटर के ऊपर में आता है। ओके, चलिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। और जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में नहीं जुड़े, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की बीपीएससी टीआरई की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके अंदर में आप लोग जरूर जुड़िए। और जो भी बच्चे एईडीओ का, क्योंकि ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है आपके पास में अपने आप को बहुत ज्यादा हद तक इंप्रूव करने का। ठीक है, तो एईडीओ के कोर्स में भी आप लोग जुड़ सकते हो। बीपीएससी टीआरई 4 की न्यू बैच लॉन्च हो चुकी है, उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, आप DS मैक्स इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, DS मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को इसके अंदर में जो TRE 4 है उसके न्यू बैच के साथ में आपको रिवीजन बैच भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएंगे, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ सकते हैं, सारे के सारे बैचेस आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुके हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और हमारे पुराने जितनी भी है उनकी उनमें से एक है ये। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में से। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 के अंदर में हुई थी, अक्टूबर 1917 में, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में ब्लैंक में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, अभी आज मैं एक सरप्राइज क्लास लेने वाला हूं, जो आप लोगों की पेड क्लास है उसके अंदर में एक सरप्राइज क्लास लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, एक सरप्राइज क्लास आने वाली है, छोटी सी एक सरप्राइज क्लास। ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि यार ये क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एडीओ में भी और बीपीएससी टीआरई 4 में भी, दोनों में मैं वो क्लास लूंगा। उसके लिए मैंने कल रात में क्या आज पूरा सुबह तक उसके ऊपर में मैंने एफर्ट्स किए, बहुत मेहनत की है उसके लिए। ओके, चलिए, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में, ठीक है, कहां पर में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो उन्होंने जो है न्यूयॉर्क में, बॉम्बे में, पेरिस में, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो इंडिया हाउस की स्थापना जो है फ्रेंड्स उन्होंने कहां पर में की थी। ठीक है, तो लंदन के अंदर में की थी उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लंदन यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया है, इसी वजह से लंदन लगा दीजिए यहाँ पर में लंदन। और इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर में। मदन लाल ढींगरा, ये जो इंडिया हाउस है, ठीक है, होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस, उसी के सदस्य थे जिन्होंने विलियम वाइली को मार दिया था। ठीक है, लंदन के अंदर में, वैसे मारना तो चाहते थे वो, ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले को। ठीक है, जो उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, लेकिन गलती से, ठीक है, विलियम वाइली मारा गया। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम वाइली को मार दिया था मदन लाल ढींगरा ने, तो वो मदन लाल ढींगरा इसी इंडिया हाउस के सदस्य थे। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये याद रखना है फ्रेंड्स, इन्होंने लंदन में 1905 में, कब की थी ये भी पूछा जा सकता है। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी, एक मार्क्स यहाँ मिल सकता है आपको, और यहाँ पर में लंदन में हुई थी, एक नंबर यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से भी काफी सारी चीजें आप लोग सीखते जा रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन से भी काफी सारी चीजें आप सीख रहे हो, तो आप इसको करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्या बात है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में 3000 लाइव के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को यहाँ पर में लाइक कर दिया है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को एनर्जी दी है, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे आप लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। मैं आपको बता दूं, आज आप लोगों की 7 बजे जो है क्लास है, उससे पहले आप लोगों ने अब मैम के एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई है, वो प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को बार बार देख लेना है आप लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चंस आज उसी में से आएंगे, तो वो प्लेलिस्ट का हम जो है उसमें ऐड कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, लास्ट में पिन कमेंट में भी डाल देंगे हम लोग। हाँ, तो मोहित कुमार जी वो बोला है, नोटिफिकेशन आने दीजिए। भारत में क्रिप्स मिशन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? भारत के समय में क्रिप्स मिशन जब आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था फ्रेंड्स 1942 के अंदर में। ठीक है, उस समय में वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था,
उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल कहीं पे ऑप्शन में दिया है क्या? ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स तो भाई वो मेंबर थे ना जो इनके नेतृत्व में आया था, क्रिप्स मिशन। रैमसे मैकडोनाल्ड आपको पता है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय में प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। ठीक है, क्लीमेंट एटली जब भारत को आजादी मिली उस समय की बात है। ठीक है, तो जितने 66% लोगों ने क्लीमेंट एटली लगाया है। आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। और ऐसे अगर क्वेश्चन करना चाहते हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, और वही बच्चे आगे बढ़ेंगे जो इस तरीके के क्वेश्चन करने में महारत हासिल रखेंगे, और वो आता है प्रैक्टिस से। टीचिंग परीक्षा इस चीज में हमेशा ध्यान रखता है, आप लोगों के लिए बहुत सारे हजारों क्वेश्चन हमने ऐसे बनाए हैं, ठीक है, जो आपको ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाए। तो जो बच्चे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि उन लोगों को सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, और एईडीओ के कोर्स में जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसमें भी हम ऐसी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये बहुत गोल्डन मौका है आपका, क्योंकि टीचिंग परीक्षा से ही सिलेक्शन देना है हम लोगों ने। हमने पूरी पूरी जान लगा दे रहे कि जो एईडीओ में सिलेक्शन हो टीचिंग परीक्षा से ही हो मैक्सिमम बच्चों का, और इतनी मेहनत हम बच्चों से करवाएंगे कि वो अच्छे से कर ले, ठीक है, पेपर को सॉल्व। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो विंस्टन चर्चिल, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्रिप्स मिशन के समय में, और विश्व युद्ध 2 के समय में भी यही थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में पहला नगर निगम मद्रास में किस वर्ष स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नगर निगम जो है फ्रेंड्स कहां पर में स्थापित किया गया था? मद्रास के अंदर में, पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो नगर निगम एक तरीके से वो लोकल गवर्नमेंट का एक प्रकार है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो पहला नगर निगम कब बनाया गया था, और उसके बाद में फिर कहां बनाया गया और कब बनाया गया? तो 1687 के अंदर में। ठीक है, 1687 के अंदर में मद्रास में बना था, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक क्वेश्चन ये बनेगा आपको, पहला नगर निगम कहां बना था, अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पर में ये बन गया आपका। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने क्वेश्चन से ही आंसर बना दिए। दूसरा आप लोगों को ये बताना था कि इसके बाद में कहां बने। तो 1726 में 2 जगह पे बने थे। ठीक है, 2 जगहों के ऊपर में, एक बना था बॉम्बे में, ठीक है, और बना था कलकत्ता में। तो ये फर्स्ट 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे हमारे भारत के। ठीक है, नगर निगम तो शहरी निकाय है। इसके बाद में जो है फ्रेंड भारत में कई सारे जगहों के ऊपर में बनाया गया, लोकल गवर्नमेंट्स को बनाया गया। भारत में लोकल गवर्नमेंट का जनक, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट किसको कहा जाता है पता है आप लोगों को? फादर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, कोई बता सकता है? आपको बता दूं फ्रेंड्स, 1882 के अंदर में, मई 1882 के अंदर में अपना एक आदेश जारी किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन, ये लॉर्ड रिपन वही है अच्छा इंसान जिन्होंने एक बार कहा था कि मेरा दिल ब्रिटेन से ज्यादा भारत के लिए धड़कता है, वो वाले व्यक्ति। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन जो है इन्होंने 1882 के अंदर में एक आदेश जारी किया था कि भाई हमें जहां तक कोशिश हो सके वहां तक, जहां तक संभव हो सके वहां तक कोशिश करनी है कि भारत में लोकल गवर्नमेंट जो है उसको स्थापित किया जाए। इसी वजह से इनको इतिहासकारों ने फादर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट कहा है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट। इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की भारत में लोकल गवर्नमेंट स्थापित करने की। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है उनके आदेश को। तो मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने जारी किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल 13 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 लाइक से टारगेट से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। 13 लाइक्स दूर है हम लोग केवल अब। चलिए, तो ये एक चीज याद रखनी है। और पहला लोकल गवर्नमेंट या नगर निगम जो है हमारा बना था 1687 के अंदर में मद्रास में, उसके बाद में 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी बना। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट भारत के अंदर में लॉर्ड रिपन लेकर आए थे, अपना एक आदेश जारी किया था, उसको इतिहासकारों ने मैग्ना कार्टा बोल दिया, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट का वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, एक मील का पत्थर साबित हुआ वो आगे जाकर, तो उसको मैग्ना कार्टा बोल दिया। ठीक है, 1882 में। इसी वजह से लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। टीम एक क्वेश्चन जल्दी से लगा दीजिए एकदम 1 मिनट के अंदर अंदर में। ठीक है, इसी से रिलेटेड फादर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट। भारतीय विधान परिषद का आकार राज्य विधान परिषद की सदस्यता के से अधिक नहीं हो सकता, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए विधान परिषद, आपको पता है फ्रेंड्स कि कुछ ही राज्य ऐसे जिनके पास में विधान परिषद है, ठीक है। विधान परिषद कितने राज्य है? केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में विधान परिषद है, विधानसभा के साथ में। अगर उनके पास में विधान परिषद है तो उसका आकार विधानसभा के कुछ एक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 171 इसकी संरचना की बात करता है। आर्टिकल नंबर 171 में ये दिया गया है कि कहां से कितने कितने लोग आएंगे, लेकिन उसके अंदर में ये भी बोला गया है कि कितना ज्यादा नहीं हो सकता। तो मान लीजिए कि विधानसभा की सदस्य संख्या, ठीक है, कोई एक्स है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो विधान परिषद का मैक्सिमम नंबर जो है 1/3 ऑफ एक्स हो सकता है। मैक्सिमम, मैक्सिमम इतना हो सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेके देखते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल विधानसभा की सदस्य संख्या 300 है, ठीक है। तो विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 1/3 ऑफ 300, मैक्सिमम इतनी हो सकती है, मतलब 100 हो सकती है, ठीक है। लेकिन मिनिमम का भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। मिनिमम जो है 40 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 40 तो होना ही चाहिए, ये भी बात हो गई। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट याद रख लीजिए आप लोग, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम। तो विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या से मैक्सिमम 1/3 हो सकता है और मिनिमम 40 हो सकता है। तो यहां पर में किससे अधिक नहीं होना चाहिए बोल रहा है, तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए विधानसभा की सदस्य संख्या से, ठीक है। ये दिया हुआ है आप लोगों का, ये जो अधिक वाला और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर 171 के अंदर में है। विधान परिषद बनाना है, बनाना या हटाना, बनाना या हटाना, ठीक है, ठीक है, हटाना, ये आर्टिकल नंबर 169 के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। बनाना है कहीं किसी राज्य में विधान परिषद या हटाना है, ये 169 में दिया है। लेकिन उसकी संरचना क्या होगी, मतलब कितने सदस्य होंगे, कहाँ कहाँ से चुनकर आएंगे, वो 1/3 विधानसभा से, 1/3 लोकल गवर्नमेंट से, वगैरह जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो आर्टिकल नंबर 171 में, और ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला भी 171 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स भी आपको बता दिए मैंने। आप लोगों से कहा है कि जिस दिन हम लोग 5,000 प्लस लाइक्स हो जाएंगे उस दिन मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की क्लास लूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जल्दी जल्दी से शेयर कर दिया करें आप लोग सेशन को, ठीक है। जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, जितने ज्यादा बच्चे लाइव आएंगे, उतना ज्यादा हम लोग कर पाएंगे फिर, ठीक है, सेशन को आप लोगों को करवा पाऊंगा। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आपने खुद से पढ़ना है और खुद से आंसर करना है, बिना पोल के आंसर करना है आप लोगों ने। एक पोल भी आप लोगों की तरफ में मैंने पुश किया है फ्रेंड्स, उसका भी आंसर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो देखिए भारत में स्वशासन के जनक या फादर ऑफ जो है सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भारत के अंदर में जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो फादर है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ये आप लोगों ने याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है, इन्होंने कहा था कि इनका दिल भारत के लिए ज्यादा धड़कता है एज कंपेयर टू ब्रिटेन, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 1880 से लेकर 1884 तक भारत के वायसराय रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। नाउ अब मैं जो है फ्रेंड्स एक ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ओके, एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इसका आंसर करिए आप लोग। आई होप जो पोल में मैंने आप लोगों को दिया है, क्या सभी लोगों ने आंसर कर दिया है? पोल के अंदर में हाथ ऊपर बता दीजिए। एक सवाल मैंने पोल में पूछा है आप लोगों से।
अगर पोल में जो दिया हुआ है उसका आंसर कर दिया आप लोगों ने सभी ने? चलिए बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने पोल में अभी तक आंसर नहीं किया है उस क्वेश्चन का कर देंगे जल्दी से आप लोग भी। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला गया कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक्चुअली पहले क्या था, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसको एक राज्य या फिर एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसी का राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता था। एक व्यक्ति एक राज्य या एक राज्य का राज्यपाल, ठीक है। लेकिन जब हमारे देश के अंदर में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो राज्यों के पुनर्गठन के बाद में जो है फ्रेंड्स एक चीज समझ में आई कि भाई हम लोगों को चाहिए कि हमें एक, जब राज्यों की संख्या बढ़ गई तो हमें ज्यादा लोगों की, एक ही व्यक्ति को एडहॉक या फिर कभी कभी एक व्यक्ति को दो दो राज्यों का गवर्नर बनाना पड़ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, हम लोगों ने 7वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लेकर आए हम लोग, ठीक है। 7वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगर आप चाहते हो, मैं वैसे पेड क्लास में एईडीओ के अंदर में बीपीएससी टीआरई के नए बैच में ये पढ़ाने वाला हूँ पूरा डिटेल के अंदर में सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आप लोग वहां भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो 7वें नंबर का जो संविधान संशोधन है, ठीक है, उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि हमने क्या किया 1956 में, ये एक्ट आया था 1956 में, जिसके जरिए हम लोगों ने एक ही व्यक्ति को एक या एक से दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त होने की अनुमति दे दी, ठीक है। तो यह अनुमति कब दी गई? पहले एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल बन सकता था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के जरिए यह अनुमति मिल गई कि ठीक है, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, सेम व्यक्ति को। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अब क्या होगा, अब कमेंट करके बताइए आप लोग। 2500 लाइक से हम लोग केवल अभी 41 लाइक्स दूर है, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ते हो तो ये सारी चीजों में आप महारत हासिल कर लोगे, क्योंकि ये मैं पूरा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स है सारे के सारे वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। एईडीओ की कोर्स में भी मैं पूरा डिटेल में करने वाला हूँ इसको अलग से, ठीक है। उस एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीआरई में भी हम लोग करेंगे, तो आप लोग उसके अंदर में जुड़ सकते हो। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए आप सभी के सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। चटगांव शस्त्रागार धावा से कौन संबंधित थे? चटगांव शस्त्रागार धावा या चटगांव आर्मरी रेड जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। ये चटगांव नाम की जगह बंगाल में थी उस समय में, आज तो चलो पश्चिम बंगाल के अंदर में चली गई है ये जगह, ठीक है। तो चटगांव आर्मरी रेड जो है उससे कौन संबंधित थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो है फ्रेंड्स ये लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर में बम फेंक कर भाग गए थे, ठीक है, जापान में। बाद में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी। तो चटगांव आर्मरी रेड हुआ कब था? ये हुआ था 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी और समझने में। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, आप लोगों को पता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है, जो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी थी उसके बाद से ही फरार चल रहे थे, और उसके बाद में साउंडर्स की जब हत्या हुई थी उसके बाद से भी, ठीक है, तो वो भी इससे जुड़े हुए नहीं थे। बटुकेश्वर दत्त आपको पता है जो जो हमारी नेशनल असेंबली थी, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा जिसको बोलते थे, ठीक है, उसके अंदर में बम फेंकने गए थे भगत सिंह के साथ में, तो ये भी उसके अंदर में शामिल नहीं हो सकते। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर में एलिमिनेट हो गए। बटुकेश्वर दत्त गए थे भगत सिंह के साथ में जिन्होंने बम फेंका था, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे उसको। तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा सूर्या सेन। सूर्या सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बना सकता है, ठीक है। यहां पर मैं आपको पिन टू द पॉइंट पता होना चाहिए। हम लोगों ने जो है क्लास के अंदर में हमारी जब हमने नेशनल मूवमेंट पढ़ा, मैंने चटगांव आर्मरी रेड आपको पूरा का पूरा बताया है, ठीक है। कल्पना दत्त से लेकर सारी की सारी चीजें आपको बताई है, कैसे कैसे घटना घटी, क्या हुआ, हर एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों को समझने के लिए जो है फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा, जो हम लोग आपको पढ़ा भी रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं पीडीएफ के अंदर में।
नाउ चटगांव आर्मरी रेड जो है फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखनी है आप लोगों ने कि इसके अंदर में बेसिकली मेन मकसद क्या था कि चटगांव नाम की जो जगह है बंगाल में, आज के बांग्लादेश में पड़ती है, वो वहां से हथियार लूटकर जो रिवोल्यूशन है, ठीक है, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है, क्रांतिकारी जो गतिविधि है, उसको बढ़ावा देना इनका मेन मकसद था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि रास बिहारी बोस जो है, ये लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर में बम फेंकने के आरोपी थे, फिर बाद में ये जापान चले गए थे। इन्होंने ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाया था। ये भी हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए देखेंगे आगे में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की इन्होंने स्थापना की थी। ओके, चलिए, तो ये एक पॉइंट आप लोगों का बनता है। नाउ तो आप लोगों में से जितने भी लोग हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में इन सारी चीजों को करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग, ठीक है, 7611101101 इस नंबर पे, या फिर 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोग इस जो है जितने भी क्वालिटी मटेरियल है, प्रीमियम मटेरियल है, उनसे आप लोग जुड़ सके। और साथ ही साथ आप लोग जितने भी बच्चे जो एईडीओ के अंदर में अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो जल्दी से एईडीओ के कोर्स में भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर में आप लोग जो है प्रो लेवल के बनने वाले हो। आपका आने वाला जो पूरा का पूरा जीवन है, ठीक है, वो, क्योंकि इसमें आप लोगों का मेंटल एप्टीट्यूड वाला है एक चीज है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि आपको कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर बना देगा, किसी भी एग्जाम के लिए, मेंटल एप्टीट्यूड वाला। आप मुझे बताएंगे कि मणिपुर जो है, माउंट मणिपुर कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट करके। माउंट मणिपुर, रैंक बूस्टर की क्लास रोज ही होती है, ठीक है, तो माउंट मणिपुर कहां पर में लोकेटेड है ये बताइएगा कमेंट करके मुझे। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे यहाँ पर में आंसर कर पाते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद में आप मुझे बताइएगे कि मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता था? एक क्वेश्चन ये बताना है आप लोगों ने। और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, वो भी कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, बाकी जो है फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बता दूं कि 7 बजे 7 PM पर, ठीक है, आज की आपकी केबीसी की क्लास है। और केबीसी की क्लास का सिलेबस क्या रहेगा? आज की क्लास का सिलेबस वो आप लोगों को आभा मैम की, ठीक है, जो क्लासेस हुई है 4 क्लासेस, वो देखनी है आपने। कितने लोगों ने देखी है? ठीक है, जिन लोगों ने देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा अभी जाइए, अभी के अभी जो है चारों के चारों लेक्चर देखिए आप लोग। 3-4 लेक्चर जो है, प्लीज जल्दी से पिन कर दीजिए उस लिंक को। ठीक है, प्लेलिस्ट को पिन कर दिया है। चलिए, तो वो प्लेलिस्ट को पिन कर दिया गया है, उसको देख लीजिए। पिन कमेंट में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, तो वो लिंक आप देखिएगा। और उसके बाद में उन सारे लेक्चर के ऊपर में बेस्ड ही, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आज आपके। ठीक है, जो बूस्टर सीरीज आप लोगों को आभा मैम करवा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मिल गई होंगी ये प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को जल्दी से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, फास्ट फास्ट करके उसमें कमेंट में भी आंसर करते जाइएगा, जो जो भी आप लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हीं में से सवाल आप लोगों के आज के केबीसी के अंदर में आएंगे। ठीक है, आज वाला केबीसी 7 बजे आभा मैम का, तो उसको भी आप कर लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। और आज मैं एक सरप्राइज क्लास लेने वाला हूँ पेड स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। सरप्राइज क्लास, छोटी सी एक सरप्राइज क्लास, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है जो मैंने आप लोगों को बताने चाहिए, कल रात भर बैठ के उसको निकाला है। ठीक है, तो वो भी मैं आज करवा दूंगा उसको। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।